नमस्कार, मैं हूं आशा रानी और आप देख रहे हैं आंसू टीवी इंडिया। सुबह की शुरुआत करेंगे आज की सभी बड़ी और मुख्य खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट में बड़ी खुशखबरी मिलने के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैलरी में सीधे 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और वेतन संशोधन से जुड़ी मानी जा रही है। कर्मचारी काफी समय से इस तरह की मांग कर रहे थे। सरकार बजट के दौरान इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। डीए और अन्य भत्तों में भी राहत मिलने की संभावना बताई जा रही है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को फायदा हो सकता है। मासिक आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कर्मचारी संगठन भी इस खबर से उत्साहित नजर आ रहे हैं। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। सरकार कर्मचारियों की आय और क्रय शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब सबकी नजर आने वाले बजट पर टिकी हुई है। बजट की घोषणा के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। NHAI ने हाईवे पर अनऑथराइज्ड पार्किंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का प्लान तैयार किया है। सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को हटाने पर खास जोर दिया जाएगा। इससे हाईवे पर ट्रैफिक को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अवैध रूप से खड़े वाहनों पर जुर्माना और अन्य कार्यवाही की जा सकती है। हाईवे के आसपास बने अस्थायी ढांचों और दुकानों पर भी नजर रखी जाएगी। योजना का मकसद सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। अतिक्रमण के कारण होने वाले हादसों को कम करने पर भी फोकस रहेगा। NHAI राज्य प्रशासन और स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा। अभियान के दौरान अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हाईवे को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष ड्राइव चलाए जाएंगे। इस पहल से परिवहन व्यवस्था में सुधार आने की भी उम्मीद जताई गई है। जेट फ्यूल यानी ATF के दाम में तेजी के बाद हवाई सफर महंगा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट टिकट की कीमत में 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ATF एयरलाइन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खर्चा माना जाता है। इसके महंगा होने से ऑपरेशन की लागत भी बढ़ रही है। कंपनियां ये अतिरिक्त बोझ यात्रियों पर डाल सकती है। इसका असर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट पर दिख सकता है। पीक सीजन में टिकट की कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है। मध्य पूर्व में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव इसका मुख्य कारण बताया गया है। एयरलाइन कंपनियां खर्च कम करने के उपाय भी खोज रही है, लेकिन फ्यूल की कीमत ऊंची रहने पर बड़ा बढ़ना माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यात्रियों को जेब ढीला करने पड़ सकती है। इससे पर्यटन और बिजनेस ट्रैवल पर भी असर पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कुछ मामलों में दोबारा रास्ता खोलने का आदेश जारी किया है। इससे योग्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक सुरक्षा और निश्चित आय का फायदा मिल सकता है। आदेश में कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को OPS चुनने का अवसर दिया गया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पुरानी पेंशन में अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलती है। इससे नूतन पेंशन प्रणाली की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों के तहत भी लाभ दिया जाएगा। योग्य कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। विभागों की भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों की दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे सेवानिवृत्ति के बाद आय की चिंता कम हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव की बात सामने आई है। सरकार ने फ्री राशन वितरण व्यवस्था में नए नियम लागू करने के संकेत दिया है। खबर के मुताबिक पहले मिलने वाले 35 किलो अनाज में कमी हो सकती है। अब लाभार्थियों को परिवार के सदस्यों के आधार पर अनाज दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना बताया गया है। सरकार फर्जी और अयोग्य लाभार्थियों को सूची से हटाने पर भी जोर दे रही है। नए नियमों से वास्तविक गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। राशन वितरण में आधार और eKYC की भूमिका और बढ़ सकती है। जिन लोगों ने अभी तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें समस्या हो सकती है। राज्य सरकारें अपने नियमों के अनुसार कार्यान्वयन कर सकती है। लाभार्थियों को अपने दस्तावेज और पात्रता जानकारी अपडेट रखनी चाहिए। राशन कार्ड में किसी भी त्रुटि को समय पर ठीक करना जरूरी बताया गया है। यह बदलाव सरकारी खर्च और लाभार्थी पहचान को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।
कच्चा तेल के दाम में तेज गिरावट देखने को मिली है और भाव युद्ध से पहले वाले स्तर के आसपास पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से तेल बाजार में राहत देखी गई है। भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहे लगभग 30 जहाज सुरक्षित रूप से हरमुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। इससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता काफी हद तक कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार और भी कई जहाज अपने सफर के लिए तैयार खड़े हैं। करीब 26 जहाज हरमुज स्ट्रेट से गुजरने की तैयारी में बताए गए हैं। हरमुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है। इस मार्ग पर कोई भी बाधा विश्व तेल बाजार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति सामान्य होने से सप्लाई चेन मजबूत बनी हुई है। तेल की कीमतों में गिरावट से भारत के आयात बिल पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल की भविष्य की कीमतों पर नजर बनी हुई है। सरकार और तेल कंपनियां आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखी है। बाजार में स्थिरता आने से निवेशकों और उपभोक्ताओं को राहत मिली है। गोल्ड सिल्वर मार्केट में मचा हाहाकार। 26 दिनों में कौड़ियों के भाव आ गया सोना। खरीदने से पहले चेक करें नया रेट। इस बड़ी हलचल के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भारी और ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने का भाव 3.7% तक टूट गया, जबकि चांदी की कीमतों में 3.5% से ज्यादा की भारी गिरावट देखी गई। इस बड़ी गिरावट के बाद अब MCX पर सोना 1.4 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। वहीं चांदी भी लुढ़क कर 2.1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर के आसपास आ गया है। तो आज देखा जाए तो 24 कैरेट शुद्ध सोना का एक ही झटके में 2,870 रुपए गिरकर हो गया है 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ चांदी चमकीली धातु की कीमतों में 5,450 रुपए की बड़ी कटौती हुई है, जिसके बाद अब चांदी सस्ती होकर 2,22,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। 1 जुलाई से पूरे देश में नया रामजी कानून लागू होने की तैयारी बताई गई है। इस योजना को मनरेगा के स्थान पर लाया जा रहा है। नई ढांचे का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करना है। गांव के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान है। ये मनरेगा के 100 दिन के मुकाबले अधिक है। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था भी बनाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। श्रमिकों के लिए रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जाएगा। पुराने जॉब कार्ड की जगह रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जा सकता है। चल रहे मनरेगा कार्यों को बिना रुकावट नए ढांचे में समायोजित किया जाएगा। योजना में महिलाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों पर भी जोर दिया गया है। सरकार इसे विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़कर देख रही है। ग्रामीण आय बढ़ाने और स्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में लोकसभा में बागी सांसदों के मामले पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्पीकर ओम बिरला जल्द ही दल बदल विरोधी कानून के तहत फैसले ले सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बागी सांसदों की सदस्यता पर संकट मंडरा सकता है। 2/3 बहुमत होने के बावजूद कुछ मामलों में सांसदी जा सकती है। दल बदल कानून के प्रावधानों की व्याख्या इस मामले में अहम भूमिका निभाएगी। स्पीकर के पास याचिकाओं और दस्तावेजों को परीक्षण चल रहा है। फैसला आने पर संसद का राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकता है। बागी नेताओं का तर्क है कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। विरोधी पक्ष इसे दल बदल का स्पष्ट मामला बता रहे हैं। फैसले से कई सांसदों का भविष्य तय हो सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। राजनीतिक दलों की नजर अब स्पीकर के निर्णय पर टिकी हुई है। ईवी मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली में MCD मेट्रो स्टेशन, बड़े बाजार और कमर्शियल एरिया के पास नई ईवी चार्जिंग हब बनाने की तैयारी कर रही है। इन हबों में एक साथ 25 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। इससे चार्जिंग के लिए लंबी लाइनों की समस्या कम हो सकती है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों को एक ही जगह पर चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी दी जाएगी। इसका मतलब है कि खाली बैटरी देकर तुरंत फुल चार्ज बैटरी लिया जा सकेगा। हबों में फास्ट और स्लो दोनों प्रकार के चार्जर उपलब्ध होंगे। MCD इस योजना के लिए कई सरकारी कंपनियों से बातचीत कर रही है। उच्च भीड़ वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा के लिए गार्ड और विशेष निगरानी का भी प्रबंध किया जाएगा। वर्तमान दिल्ली में लगभग 470 चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन काम कर रही है। नए मेगा चार्जिंग हब से EV यूजर्स को बहुत आसानी और समय की बचत होगी।
महाराष्ट्र में मानसून ने जोरदार प्रहार किया है और राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने 31 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। मुंबई में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर में 113 पेड़ गिरने की घटनाएं दर्ज की गई। कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन और आपात राहत टीमें सतर्क मोड पर रखी गई है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं के साथ बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया है। रेल और सड़क परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। आगामी दिनों में और अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। सरकारी एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यह मानसूनी सक्रियता महाराष्ट्र के कई जिलों में अभी कुछ दिन तक जारी रह सकती है। काशी में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना के लिए यात्री किराया भी तय कर दिया गया है। रोपवे शुरू होने से शहर में यातायात और आसान हो जाएगा। यात्री कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। खबर के अनुसार केबल कार से गौदलिया तक का सफर लगभग 15 मिनट में पूरा होगा। इससे रोजाना यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। पर्यटकों को भी काशी के प्रमुख स्थानों तक पहुंचना आसान होगा। रोपवे आधुनिक और परिवेश अनुकूल परिवहन व्यवस्था का हिस्सा है। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। यात्री सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। परियोजना से शहर की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। स्थानीय लोगों और व्यापारियों की भी इसका लाभ मिलेगा। काशी के विकास में ये प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले को नियमित प्रक्रिया के तहत ही सुना जाएगा। याचिका में राम मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे और उसके प्रबंधन से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। आवेदक ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उचित समय पर मामले पर विचार किया जाएगा। इस फैसले के बाद मामला अभी लंबित बना हुआ है। चढ़ावा प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर चर्चा जारी है। याचिकाकर्ता ने मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ प्रश्न भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी प्रकार की तत्काल राहत नहीं दी। मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी। इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि कोर्ट ने जल्दबाजी से बचने का संकेत दिया। अब सबकी नजरें आगामी न्यायिक कार्यवाही पर टिकी हुई है। देश के 7 प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान ऑफिस पट्टे पर लेने की मांग में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई। कलियर्स की रिपोर्ट के अनुसार कुल लीजिंग गतिविधि में हल्की कमी देखने को मिली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और व्यापारिक सतर्कता इसका एक प्रमुख कारण रहा। फिर भी कई बड़े शहरों में कॉर्पोरेट कंपनियों की तरफ से ऑफिस स्पेस की मांग बनी रही। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और फ्लेक्स स्पेस सेक्टर ने बाजार को सहारा दिया। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर जैसे बाजार अभी भी सक्रिय रहे। कुछ शहरों में नई प्रोजेक्ट और उच्च गुणवत्ता वाले ऑफिस स्पेस की मांग जारी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि कमी ज्यादा बड़ी नहीं है और बाजार स्थिर बना हुआ है। कंपनियां अभी खर्चों और विस्तार योजना को लेकर सतर्क दृष्टिकोण अपना रही है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से भारी जान मामला का नुकसान हुआ और कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के शीघ्र सुस्त होने की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला के साथ खड़ा है। भारत ने जरूरत पड़ने पर मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजने की तैयारी जताई। भूकंप के बाद अनेक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन और सहानुभूति व्यक्त की। भारत ने आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में सहयोगी की इच्छा जाहिर की है। पीएम मोदी का संदेश दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। भारत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मानवता सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
ट्रंप ने ईरान युद्ध के मुद्दे पर नाटो देशों को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वफादारी भी जरूरी है। ईरान के खिलाफ अभियान में उम्मीद के अनुसार साथ न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इसके बाद नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने यूरोप का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यूरोप ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया है। रूटे ने याद दिलाया कि कई सैन्य अभियानों में यूरोपीय देशों ने योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया है। नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। ट्रंप और रूटे के बयानों से मतभेद साफ दिखाई दी। ईरान को लेकर पश्चिमी देशों की रणनीति पर बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे ने नाटो की एकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच संबंधों पर सबकी नजर बनी हुई है। भारत अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत करने के लिए मिसाइल निर्माण क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देश 24 घंटे मिसाइल उत्पादन की व्यवस्था तैयार करने पर जोर दे रहा है। इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में तेज गति से हथियार उपलब्ध कराना है। भारत अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया है। नए उत्पादन केंद्र और आधुनिक प्रयुक्ति का उपयोग किया जा रहा है। सेना को जरूरत पड़ने पर कम समय में बड़ी संख्या में मिसाइलें मिल सकेगी। इस पहल से भारत की रणनीतिक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। दुश्मन की किसी भी उकसाए या हमले का जवाब तेजी से दिया जा सकेगा। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार और रक्षा संस्थान मिलकर उत्पादन क्षमता बढ़ाते रहे हैं। इससे आयात पर निर्भरता भी कम होगी।